औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो हमने क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री से लिया है, चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर से। टॉपिक है ज़ब्त एंड ज़मींदाराज। ज़ब्त एंड ज़मींदाराज। तो आज हमें पढ़ना है एक तो ज़ब्त, इसके साथ ज़मींदाराज पढ़ना है। तो हम किताब पे पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headmen or the local chieftains. The Mughals used one term, zamindaras, to describe all intermediaries, whether they were local headmen or of village or powerful chieftains. Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, price, and area cultivated for a 10-year period, 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Zabat. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful account. This was not possible in the provinces such as Gujarat and Bengal. In some areas, the Zamindaras exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes Zamindaras and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasants' revolts challenged the stability of the Mughal Empire on the end of the 17th century. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasant. The main source of income जो था मुगल एम्पायर का, वो था टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट। प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री हो गया जो खेतों में फसलें उगाई जाती थी, उस पे जो फिर टैक्स लगाया जाता था, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम मुगल रूलर्स के पास था। जो आम लोग ज़मीनों पे काम करते थे, फसल उगाते थे, और उस पे फिर जो है मुगल रूलर्स जो टैक्स लगाते थे, वो इनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। सब जगहों पे तकरीबन जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो आम लोग थे, जो खेतों में काम करते थे, फसलें उगाते थे, वो टैक्स अदा करते थे जो उनके रूरल, जो गांव के देहात के जो बड़े होते थे। जिस तरह से हमारे आज गांव में जैसे सरपंच होता है, या पहले नंबरदार होता था, या चौकीदार होता था, तो इस तरह से ये नंबरदार और चौकीदार जो है रेवेन्यू या वो टैक्स जो है वो हासिल करके फिर मुगल रूलर्स को देते थे, जमा करके देते थे। रूरल एलिट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टेन। जो गांव का बड़ा होता था, जो लोकल बड़ा आदमी होता था, जिस तरह से अभी भी एक सिस्टम जो है नंबरदार अभी भी मौजूद है। आज से 10 साल 20 साल पहले ये एक किस्म का टैक्स जमा करके फिर गवर्नमेंट को देते थे, जिसको मामला कहा जाता था। पता नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ा है मैंने, किस चीज़ पे वो टैक्स लगाया जाता था। वो 10-20 साल पहले तक जमा किया जाता था, चौकीदार और ज़मींदार जमा करते थे। इसी तरह से जो मुगल रूल के दौरान उनके पास एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो था टैक्स, और वो जमा करता था लोकल हेडमैन जो गांव का होता था। द मुगल
The Mughals used one term zamindaras to describe all intermediaries, whether they were local headmen of the village or powerful chieftains. मुगल्स ने एक टर्म इस्तेमाल की थी जिस तरह से मनसबदार टर्म इन्होंने इस्तेमाल की, इसी तरह से ज़मींदार भी एक टर्म ये यूज़ करते थे। ये वो लोग थे ये ज़मींदाराज जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, फिर वो अपनी ज़मीन दूसरे लोगों को देते थे खेती बाड़ी के लिए और फिर उस पर से वो रेवेन्यू जमा करते थे। या वो लोग जो गवर्नमेंट, जो मुगल रूलर्स और आम लोगों के दरमियान जो है काम करते थे, रेवेन्यू जमा करते थे। या जमींदार जो थे ये लोकल हेडमैन होते थे गांव के, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा नंबरदार और चौकीदार, या फिर कोई जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो इन सबको ज़मींदाराज कहा जाता था और पावरफुल चिफ्टन्स। अकबर's रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर जिसका नाम तोदरमाल था, कैरीड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, उसने एक सर्वे की 10 साल तक फसल जो उगाई जाती थी इसके बारे में, प्राइस उसकी कीमत के बारे में, और एरिया जहाँ पे कल्टिवेट, कहाँ पे कौन सी फसल कल्टिवेट की जाती थी 10 साल तक, 1570 से 1580 तक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, जो इसने एक डाटा कलेक्ट किया किस स्टेट में, किस जगह पे, किस प्रोविंस में क्या फसल उगाई जाती है और उसकी कीमत क्या है, तो इस बेसिस पे टैक्स वाज फिक्स्ड। तो इस बेस पे, इस सर्वे के बेस पे टैक्स फिक्स किया गया ऑन ईच क्रॉप इन कैश, सब फसलों पे, लेकिन कैश में। सब फसलों पे जो फसलें उगाई जाती थी उस फसल पे एक टैक्स लगाया जाता था, कैश पेमेंट, जो टैक्स नकद फिर अदा किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ, मुगल रूलर्स की तरफ। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, हर कोई प्रोविंस जो था, हर कोई स्टेट जो था, इनको रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू। तो हर रेवेन्यू सर्कल का एक अपनी रेवेन्यू रेट होती थी फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, हर एक फसल पे। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़बत, और इस रेवेन्यू सिस्टम का नाम था ज़बत। ये एक टैक्सेशन सिस्टम था, एक टैक्सेशन ज़बत, एक टैक्सेशन सिस्टम था मुगल रूल के दौरान, जो तोदरमाल ने इंट्रोड्यूस किया था। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land. ये उन एरियाज में, उन प्रोविंसेस में प्रेवलेंट था जहाँ पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इनके पास एक सर्वे थी, लैंड रिकॉर्ड था, वहाँ पे ये प्रेवलेंट था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल। बंगाल और गुजरात में ये टैक्सेशन सिस्टम प्रेवलेंट नहीं था। In some areas the ज़मींदाराज exercised a great deal of power. ये ज़मींदाराज जो थे कुछ एरियाज में इनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ग्रेट डील ऑफ पावर। ज़मींदाराज जो थे इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, फिर ये अपनी ज़मीन बाकी लोगों को काश्त के लिए देते थे, खेती बाड़ी के लिए देते थे, और उस पे से फिर ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता था, जिस तरह आज से 10 साल 20 साल पहले जो नंबरदार होते थे या चौकीदार होते थे ये बहुत पावरफुल होते थे। सब लोग जो है इनसे डरते थे और इनकी हर कोई बात जो है मानते थे, आज से 20-30 साल पहले तकरीबन। The exploitation by Mughal administrators would drive them to rebellion. जो ये ज़मींदार थे ये कहीं कहीं जगहों पे बहुत पावरफुल थे, इनके पास बहुत जो लोग थे वो इनकी बात मानते थे, इनकी हर बात को मानते थे। तो मुगलों की जो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी, जो ज़्यादा टैक्सेशन बर्डन था, बोझ था टैक्स का, तो इससे ये ज़मींदाराज या जो पीजेंट्स थे ये बगावत की तरफ आ जाते थे। समटाइम्स ज़मींदाराज एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट
कभी कभी जो ज़मींदार और पीजेंट्स जो थे, काश्तकार जो थे, जब वो उन पे ज़्यादा जुल्म होता था तो सेम कास्ट के होते थे, तो ये एक दूसरे के साथ मिल के मुगल अथॉरिटी के खिलाफ बगावत करते थे। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। ये peasants के जो रिवोल्ट्स थे, ज़मींदाराज के जो रिवोल्ट्स थे, तो इसने मुगल स्टेबिलिटी को बहुत चैलेंज किया। 17वीं सदी के आखिर से मुगल स्टेबिलिटी को, मुगल एम्पायर स्टेबिलिटी को बहुत चैलेंज किया और उसको कमज़ोर करके रख दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ज़ब्त एंड ज़मींदाराज।